नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की परीक्षा के संदर्भ में ही जीएस के विषय को लेकर के आए हुए हैं। और जीएस में मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो वैदिक काल होगा। क्या होगा? वैदिक काल होगा। आज हम वैदिक काल के विषय पर बातचीत करेंगे और वैदिक काल के विषय पर जो उसकी गूढ़ता है उसमें हम नहीं जाएंगे दोस्तों, कोई रिसर्च नहीं की जाएगी इसमें। हम कुछ सामान्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, वे बिंदु जो एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, विषय को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरा अनुनय होगा कि आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें और इससे लाभ ले सकें। वैदिक काल की बात की जाए तो दोस्तों, अगर वैदिक शब्द को हम देखें तो यह वेद शब्द है और वेद शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वेद शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो वेद में जब इक प्रत्यय जुड़ा तो वैदिक शब्द बना। तो वैदिक का अर्थ हो गया वेदों का काल। क्या अर्थ हो गया? वेदों का काल। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का वह समय काल जब वेदों की रचना की गई, तो वही समय काल क्या है? वही समय काल वैदिक काल है। यानी जिस समय काल में वेद रचे गए, वेदों को लिखा गया, वही समय काल क्या है? तो वही समय काल वैदिक काल है। अब प्रश्न ये है कि भाई वैदिक काल क्या है? भाई वो समय काल कौन सा था? तो अगर हम रिसर्च पर जाएं तो डॉक्टर अविनाश चंद्र की यदि मैं बात करूं तो वो तो ऋग्वेद का जो समय काल है वो 25,000 बीसी मानते हैं। कितना मानते हैं? डॉक्टर अविनाश चंद्र की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद का समय काल तो वो 25,000 बीसी मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो वो 6,000 बीसी के आसपास ऋग्वेद को मानते हैं। लेकिन क्या उत्तर आपका ये होगा? नहीं। एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो विद्यार्थी है, जब उससे पूछा जाएगा कि वैदिक काल का समय काल क्या है, तो वह देर नहीं करेगा, उसका उत्तर होगा 1500 बीसी से 600 बीसी। कितना बताएगा भाई? 1500 बीसी से 600 बीसी। ध्यान रखना, वैदिक काल का जो समय काल है वो कब है? 1500 बीसी से 600 बीसी आप बताएंगे। आगे बढ़े तो जब वैदिक काल हमारा 1500 से 600 बीसी हो गया, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ये जो समय काल है इसको दो भागों में हम विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करते हैं। इस विभाजन का आधार क्या है? तो इस विभाजन का प्राथमिक आधार वेदों की रचना का काल है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि सोसाइटी में, कल्चर में, धर्म में, पॉलिटिकल स्टेटस में बार बार बदलाव दिखाई पड़ता है। तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग जो है वो है ऋग्वैदिक काल। क्या है? ऋग्वैदिक काल। ठीक है। और जो दूसरा काल है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तर वैदिक काल। तो जैसा मैंने बताया, यह जो विभाजन होगा वो किस आधार पर होगा? वेदों की रचना के काल के आधार पर। ठीक है। तो जिस काल में हमने ऋग्वेद की रचना की, किसकी रचना की? जिस काल में हमने ऋग्वेद की रचना की वो ऋग्वैदिक काल है। और जिस काल में हमने बाकी वेद यानी कि यजुर्वेद, कौन सा वेद? यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना हमने जिस काल में किया उस काल को हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल का संबंध ऋग्वेद से है तो उत्तर वैदिक काल का संबंध बाकी अन्य जो तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। अब इसका समय काल क्या है? तो दोस्तों 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच हम ऋग्वेद का मानक समय काल मानते हैं। ठीक है। आप अपनी परीक्षा में यह बताएंगे। ठीक है।
आप डॉक्टर अविनाश चंद्र की बात नहीं करेंगे जो वो कहते हैं कि 25,000 बीसी है, जी नहीं, आप इस पर आएंगे, ठीक है। और अगर उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो इसका समय काल आप 1000 बीसी से 600 बीसी बताएंगे। क्या बताएंगे? 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है, क्लियर। ये दो कालों में हमने वैदिक काल का विभाजन किया है। तो आइए हम ऋग वैदिक काल की बात करेंगे, लेकिन ऋग वैदिक काल को पढ़ने से पहले हम यह भी जान लें कि वैदिक काल के जो लोग थे वो कौन थे। वैदिक काल के जो लोग थे वे आर्य थे। कौन थे दोस्तों? आर्य थे, क्लियर है। और दूसरा तथ्य कि ये आर्य लोग क्या भारत के ही थे या कहीं और के थे, तो यह भी एक विवादित विषय है। हां, लेकिन इस पर प्रश्न बनता है, इस नाते इस बिंदु को ध्यान रखना आवश्यक है। तो ऋग वैदिक काल में या हम वैदिक काल की बात करें तो आर्य जो थे ये कहां से आए थे भाई? भारत में थे कि या भारत के बाहर से आए थे? तो यह एक विवादित विषय है। तो हम दो ग्रुप्स कर लें अगर इसको देखें तो सबसे पहली बात पंडित गंगानाथ झा की। देखो दोस्तों, पंडित गंगानाथ झा साहब जो है वो कहते हैं कि आर्य जो थे वो भारतीय ही थे और भारत से ही पूरी दुनिया में फैले, और इन्होंने ब्रह्मर्षि प्रदेश का नाम लिया है। और इनका कहना है कि ब्रह्मर्षि प्रदेश में, भारत में ब्रह्मर्षि प्रदेश के निवासी थे। ये ब्रह्मर्षि प्रदेश की तुलना वर्तमान जो हरियाणा का इलाका है वहां से करते हैं। गंगानाथ झा साहब का कहना है कि आर्य जो थे वो भारतीय थे, ब्रह्मर्षि प्रदेश से थे। एक व्यक्ति हैं, आप सभी लोग इन्हें जानते हैं, दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती साहब के विषय में भी आप लोग जानते हो, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी ब्रिटिश काल में, है ना। आर्य समाज की स्थापना की थी, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका को फहराया था, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, है ना। और इन्होंने गौ रक्षणी सभा की स्थापना की थी। इनका एक स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा था कि गुलामी के हलवों को खाने से बढ़िया है कि हम लोहे के चने चबाएं। समझ में आया? और वैलेंटाइन चिरोल ने, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन को यह कहा था कि ये तीनों भारतीय अशांति के जनक थे। तो दयानंद सरस्वती एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। तो दयानंद सरस्वती ने कहा हुआ है कि आर्य जो है वो तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। कहां के निवासी थे भाई? तो आर्य जो है ये तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे, ऐसा दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक व्यक्ति है भगवान दास। कौन नाम है इनका? भगवान दास साहब। तो भगवान दास साहब ने भी यह माना है कि आर्य जो है ये भारतीय ही थे और भारत में ही इनका निवास स्थान था। इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़े तो दोस्तों एक व्यक्ति है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, वो है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर साहब ने क्या कहा भाई? मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया, मिडिल एशिया बताया है। क्या बताया है? मध्य एशिया को बताया है, ठीक है। और इसी को सर्वमान्य माना जाता है। इसी को क्या माना गया? सर्वमान्य माना जा रहा है आजकल। तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, क्लियर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था तो आप अपनी परीक्षा में यही बताएंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। हां, लेकिन अगर आप पंडित गंगानाथ झा का नाम दे देगा तो आप भारत बताओगे, दयानंद सरस्वती का नाम पूछ दिया तो आप तिब्बत बताओगे, भगवान दास का नाम पूछ दिया तो भारतीय बताओगे, ठीक है। इसके अलावा एक भारतीय विद्वान है बाल गंगाधर तिलक साहब, ठीक है। और द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो बार बार उसमें
6 महीने के दिन और 6 महीने की रात का वर्णन मिलता है। और उसी आधार पर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यानी कि आर्यों को या तो ध्रुवीय परिकल्पना, ध्रुवीय भूगोल, ध्रुवीय भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान था। और इसी आधार पर तिलक जी कह देते हैं कि आर्य जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? तिलक जी ने क्या लिखा? तिलक जी ने कहा कि आर्य दोस्तों, आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो अगर तिलक का नाम लेकर के आपसे पूछा जाता है तो आप यह तथ्य बताओगे। क्लियर? इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। क्या नाम है? गार्डन चाइल्ड, है ना। और गार्डन चाइल्ड को यदि हम देखें, गार्डन चाइल्ड को हम देखें तो गार्डन चाइल्ड ने एक किताब लिखी द अर्बन रिवॉल्यूशन के नाम से। और गार्डन चाइल्ड ने ही अर्बन रिवॉल्यूशन में महाजनपद काल को भारत में द्वितीय महानगरीकरण के काल की संज्ञा देते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो गार्डन चाइल्ड ने एक परिकल्पना दी और इन्होंने, ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो वर्तमान यूक्रेन का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? वर्तमान जो यूक्रेन का क्षेत्र है वहां से आर्य विश्व में फैले हुए थे। तो आप यदि इतने विद्वानों को ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हो जाएंगे, चाहे आप एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे हो और चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दे रहे हो। इससे बाहर 100% मेरी गारंटी है कि एक प्रश्न नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना, आर्यों का मूल निवास स्थान यदि पूछा जाए, किसी का नाम नहीं लेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य एशिया से। कहां से? मिडिल एशिया से। ध्यान रखना, क्लियर है सभी को। इसके अलावा यदि आपसे तिलक जी का नाम लेकर के पूछ दिया तो आप बताओगे उत्तरी ध्रुव से। अगर गार्डन चाइल्ड पूछ दे रहा है तो आप यूरोप में बताओगे यूक्रेन से। अगर भगवान दास जी की बात की जाएगी तो आप बताओगे कि भारत से ही आर्य फैले। और दयानंद सरस्वती का नाम लिया जा रहा है तो आप तिब्बत बताओगे। और पंडित गंगानाथ झा का नाम बताओगे तो भारत में ब्रह्मर्षि प्रदेश, वर्तमान जो हरियाणा का क्षेत्र है, वहां से फैले। तो ये आर्यों के मूल निवास स्थान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक तथ्य यह पूछा जाता है आपसे कि आर्य जो हैं ये भारत में आए तो, लेकिन जब भारत में आए तो इनकी जो परंपरा हमको दिखती है वो ग्रामीण दिखती है। क्या दिखती है? ग्रामीण दिखती है। क्लियर है सभी को दोस्तों? क्या दिखती है? ग्रामीण दिखती है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आर्य सभ्यता के ठीक पहले यदि हम देखें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्या थी भारत में? सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से जानते हैं, और जिसे आजकल सरस्वती नदी सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, सरस्वती नदी सभ्यता। क्लियर है सभी को? ध्यान रखना इस तथ्य को। चाहे आप सिंधु घाटी, आपसे यदि सिंधु घाटी सभ्यता शब्द के साथ प्रश्न पूछे, हप्पा मोहनजोदड़ो के साथ पूछे, या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, तो यह बात एक ही है। आजकल इस सिंधु घाटी सभ्यता को अब हम सरस्वती नदी सभ्यता के नाम से भी जान रहे हैं, क्योंकि नवीन इतिहासकारों का अब यह दावा है कि यह इस सभ्यता के जो ज्यादातर शहर है वो सरस्वती नदी और उसकी आसपास के क्षेत्रों में हमको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती नदी सभ्यता की जो मूल विशेषता है वो ये है कि ये नगरीय सभ्यताएं थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यताएं थी। तो जब इस सभ्यता से हम वैदिक सभ्यता की तुलना करते हैं तो वैदिक सभ्यता हमको ग्रामीण दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? ग्रामीण। हालांकि अब आधुनिक समय काल में नवीन रिसर्चेस इसको खारिज करने की तरफ बढ़ रही हैं। हालांकि अगर आप रोमिला थापर को पढ़ें तो रोमिला थापर को ने कहा था कि आर्य चरवाहा थे। क्या थे? चरवाहा थे।
तो आर्यों को चरवाहा की संज्ञा रोमिला थापर के द्वारा दी गई थी। तो अगर आपसे कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में यदि आर्य सभ्यता की तुलना की जाती है, तो वर्तमान में आप बताओगे कि आर्य सभ्यता की विशेषता थी कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी मैं ऋग्वैदिक काल पर बढ़ूंगा और आगे की वीडियोस में हम उत्तर वैदिक काल पर भी आएंगे। तो ऋग्वैदिक काल जो है ये कब से कब तक है भाई? तो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो कब से कब तक है? तो मैंने बताया अभी पीछे आपको कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी है। कब से कब तक है? 1500 बीसी से 1000 बीसी है। अब ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति पर यदि चर्चा की जाए, भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है? ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो आइए हम पहले भारत के नक्शे पर इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए बड़ा नक्शा बनाते हैं, अगला बोर्ड लेते हैं दोबारा। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है। तो भारत के नक्शे पर यहां एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है दोस्तों? यमुना नदी। और भारत के नक्शे पर यहां एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी। क्लियर? तो यमुना नदी का ये जो पश्चिमी इलाका है, यमुना नदी का ये जो पश्चिमी इलाका है, जो वर्तमान आप कह सकते हो जो हरियाणा का क्षेत्र है, विशेषतः हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल को। ठीक है? और ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति को समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। तो ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी जो बहती है, यमुना नदी के पश्चिम में ये जो इलाका है, जो हरियाणा का इलाका है, उसके बगल में पंजाब का इलाका है, उसके बगल में पाकिस्तान का पंजाब होगा, है ना, यहां पाकिस्तान का पंजाब होगा, उसके बगल में ये अफगानिस्तान का पार्ट होगा। तो जो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो निवास स्थान है वो यही है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान क्या है, तो अगर आपसे सिंगल स्टेट पूछेगा तो आपका उत्तर हरियाणा बताओगे। आप क्या बताओगे? हरियाणा बताओगे। लेकिन अगर नदी से विभाजक रेखा पूछेगा तो आप बताओगे यमुना नदी के पश्चिम में। क्या बताना है आपको? यमुना नदी के पश्चिम में। हां, जब उत्तर वैदिक काल होगा, ऋग्वैदिक के काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आएगा, मैं यहीं पर आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर वैदिक काल में आर्य क्या करेंगे? उत्तर वैदिक काल में आर्य इस क्षेत्र में आकर के बसेंगे। कहां बसेंगे? इस क्षेत्र में। यानी कि यहां से यहां टर्न हो जाएंगे। क्लियर है? और यहां पर क्या होगा उनके साथ? यहां पर देखा जाए तो उनके साथ यहां एक नदी बहेगी जिसका नाम है सदानीरा नदी। क्या नाम है? सदानीरा, है ना। तो सदानीरा नदी, जिसको हम आधुनिक काल में गंडक कहते हैं, जो वर्तमान में कुशीनगर और बिहार की सीमा पर बहती है, जिसको हम नारायणी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका नारायणी नदी का जो वैदिक कालीन नाम है वो सदानीरा नदी है। तो यमुना नदी को पार करेंगे और गंगा के मैदानी क्षेत्र में, कहां पर दोस्तों? गंगा के मैदानी क्षेत्र में बस जाते हैं आर्य उत्तर वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जो अंतिम सीमा होगी वो क्या होगी? आर्यों की अंतिम सीमा सदानीरा नदी होगी, जिसको हम आधुनिक काल में गंडक अथवा नारायणी के नाम से जानते हैं। ठीक है? लेकिन ऋग्वैदिक काल में आर्यों की अंतिम सीमा क्या है? यमुना के पश्चिम में वो बस रहे हैं। कहां पर बस रहे हैं? यमुना के पश्चिम में वो बसने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना, इस काल का जो मुख्य नाम दिया गया है ना, वो क्या है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। क्या? ब्रह्मर्षि प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा
कि ऋग वैदिक काल में आर्य जिस क्षेत्र में बसे उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जानते हैं। और जब उत्तर वैदिक काल में आर्य आएंगे तो वहां पर इनको किस नाम से जाना जाता है, तो वहां इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विशेषता आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति हो गई यमुना का पश्चिमी इलाका। अगला तथ्य, इस काल में यहां पर एक नदी का उल्लेख मिलता है और उस नदी का नाम क्या है? सरस्वती नदी। क्या नाम है भाई? सरस्वती नदी। ठीक है, एक नदी का नाम मिलेगा, उस नदी का नाम क्या है? सरस्वती। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी के लिए नदीतमा शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया? नदीतमा। यह पॉइंट भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कई बार रिपीट किया गया है कि नदीतमा किस नदी को कहा गया है, तो सरस्वती नदी को कहा गया। क्लियर है सभी दोस्तों? नदीतमा सरस्वती नदी को कहा गया है और नदीतमा का अर्थ होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। नदीतमा का क्या अर्थ है? नदियों में सर्वश्रेष्ठ। तो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे प्रधान नदी है वो कौन सी है? नदीतमा। और वो नदीतमा कौन है? तो वह सरस्वती है। हालांकि ऋग्वेद में लगभग स्पष्टतः बात की जाए तो 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो गंगा नदी का केवल एकमात्र बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, लेकिन सरस्वती आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ऋग्वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर एक पर्वत का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है मूजवंत पर्वत। तो भौगोलिक स्थिति में मूजवंत पर्वत को भी ध्यान रखोगे। यह भी सवाल पूछा गया है विगत वर्षों में कि ऋग्वैदिक काल में किस पर्वत का उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे मूजवंत पर्वत का उल्लेख हमको ऋग्वैदिक काल में मिलता है। आगे बढ़ रहे हैं हम अगला बिंदु पर। देखो आगे, ये तो भौगोलिक स्थिति हो गई। यदि हम स्वयं ऋग्वेद की ही बात करें, इसके साहित्यिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऋग्वैदिक काल में जो लिखा गया वो उस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद जो है ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। और इसका नाम ऋग्वेद क्यों है? क्योंकि इसमें ऋचा छंद का प्रयोग किया गया। देखो दोस्तों, ऋग्वेद के डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो ऋचा छंद में लिखा गया, ये आप ध्यान रखोगे। ऋग्वेद किस छंद में लिखा गया? ऋचा छंद में लिखा गया है, इसका नाम ऋग्वेद पड़ गया इसी कारण से। दूसरी बात क्या है भाई, ऋग्वेद की बात की जाए तो इसका विभाजन 10 मंडल में है। अब मंडल क्या है? जैसे किसी पुस्तक में अध्याय होता है वैसे ही ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्लियर है? यानी मंडल इसका अध्याय है। अब मंडल का विभाजन किस में किया गया है? मंडल का विभाजन सूक्त में किया गया है। किस में किया गया है? सूक्त में। तो 1028 सूक्त की बात होती है। आपसे जब पूछा जाएगा तो 1028 सूक्त बताओगे। हालांकि आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, कुछ किताबों में लिखा होगा कि इसमें 117 सूक्त हैं, लेकिन जब आप ऋग्वेद की यदि आप साकल संहिता को देखते हो तो ऋग्वेद की जो साकल संहिता, ऋग्वेद की दोस्तों वैसे तो टोटल 21 संहिताएं हैं, लेकिन ऋग्वेद की 3 संहिताएं जो हैं उसको प्रमाणित माना गया है। उसमें एक साकल है, दूसरा वास्कल है और तीसरा वालखिल है। तीसरा कौन सा है? वालखिल है। लेकिन इन तीनों में भी आज हमारे पास प्रमाणित रूप से इन ऋग्वेद की 3 शाखाओं में, 3 संहिताओं में जो हमारे पास उपलब्ध है वो साकल संहिता है। कौन सी संहिता है? साकल संहिता। तो साकल संहिता में 1017 सूक्त हैं। कितने सूत्र हैं? 1017 सूक्त हैं। इसके अलावा इसका जो परिच्छेद है यदि उसको भी हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तब जाकर के ये 128 होता है। तो इसी कारण से, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं तो आप बताओगे कि 1028 सूक्त हैं। क्लियर है? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 10 मंडलों में
3 मंडल का आप विशेषता ध्यान रखेंगे, 3 या मैं कहूं 4 मंडल से टोटल क्वेश्चन हो सकते। एक तो जो पहला मंडल है वहां से प्रश्न बनता है और वहां से क्वेश्चन रिपीट किया गया, पहला मंडल, और ऋग्वेद का तीसरा मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल और ऋग्वेद का 10वां मंडल। इन 4 मंडलों को अगर आप ध्यान रखोगे तो इनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। फिलहाल ऋग्वेद के 10 मंडलों में दोस्तों, 10 मंडलों में यदि हम देखें तो 10 मंडलों में जो ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल है, इससे भी यह सवाल पूछा जाता है। दरअसल यह सबसे प्राचीन है। क्या है? ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल क्या है? वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, ऋग्वेद का दूसरा, और यानी कि जो सबसे प्राचीन होगा वही सबसे पहले लिखा गया होगा। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा और 7वां। लेकिन ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल, यानी जहां से शुरू होता है और जहां लास्ट होता है, पहला और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, वह सबसे नवीन है। क्या है? सबसे नवीन है, और यानी कि सबसे बाद में लिखा गया है ना। सबसे नवीन है यानी सबसे बाद में लिखा गया, और सबसे बाद में लिखा गया, इसी कारण से इस पहले और 10वें मंडल को छेपक की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? छेपक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के 10 मंडलों में कौन सा मंडल छेपक है, तो पहला और 10वां मंडल आप बताओगे कि पहला और 10वां मंडल क्या है? छेपक है। और मंडलों के अंदर जाकर के कहां कहां से सवाल बनेगा, तो देखो जो पहला मंडल है, ये पहला जो मंडल है ये इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। ये ध्यान रखना, ऋग्वेद का पहला मंडल इंद्र को समर्पित है। यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसके जो ऋषि हैं वो कौन है? तो विश्वामित्र हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा विश्वामित्र ऋषि। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल के रचयिता हैं वो विश्वामित्र महोदय हैं। ठीक है, और जो विश्वामित्र महोदय हैं, इसी में इन्होंने एक मंत्र लिखा जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गायत्री मंत्र कहते हैं, या इसे इतिहास में 3 पदों वाला छंद भी कहा जाता है। ध्यान रखना, 3 पदों वाला छंद। ठीक है, तो आपसे मान लो प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। 3 पदों वाले छंद की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। 3 पदों का छंद भी है और तीसरे मंडल में भी है। ठीक है, और अगला सवाल यह है कि गायत्री मंत्र आप लोगों को याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ये किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा। और इस गायत्री मंत्र से एक प्रश्न यह पूछा जाएगा कि यह गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सवित्री। ध्यान रखना, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो देवता है सवित्री, इनसे जो है, इनको यह मंत्र समर्पित है। किसको? सवित्री को समर्पित है। सूर्य की ऊर्जा का जो देव सवित्र है, इन्हें समर्पित है। तो अगर मान लो आपसे प्रश्न पूछा और सवित्री का ऑप्शन है, आपसे प्रश्न पूछा गया कि गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में है वो किसे समर्पित है, तो आपके पास यदि सवित्र का ऑप्शन है तो सवित्र बताइएगा। यदि सवित्र का ऑप्शन नहीं है तो उस अवस्था में आप सूर्य का उत्तर देंगे। किसका उत्तर देंगे? उस अवस्था में आप सूर्य का उत्तर आप तभी देंगे जब सवित्री दिया नहीं गया हो। अगर सवित्री भी है और सूर्य भी है तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, उत्तर हमारा क्या होगा? सवित्री होगा। तो ये तो तीसरा मंडल हो गया। इसके बाद और कौन सा मंडल इंपॉर्टेंट है भाई? तो इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, 7वां मंडल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें मंडल के रचयिता ऋषि वशिष्ठ थे। कौन थे? ऋषि वशिष्ठ थे। और ये जो 7वां मंडल है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसे हम दासराग्य युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दासराग्य युद्ध कहते हैं। ठीक है, और ये दासराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो
ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दासरोग युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों दासराग जो युद्ध है ये दो लोगों के बीच हुआ है ना, किसके किसके, तो एक तो भरत वंश था। कौन सा वंश था, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भरत वंश, जिसे हम त्रित्सु कुल भी कहते, त्रित्सु कुल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इस वंश के राजा थे सुदास। क्या नाम था, इस वंश के राजा थे सुदास, है ना। और जो दूसरी जो टीम थी वो 10 राजाओं का समूह था। क्या, 10 राजाओं का समूह था, ठीक है। और 10 राजाओं में 5 आर्य थे। ध्यान रखना, 10 राजाओं में 5 आर्य थे। इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं आ सकती है, ये बहुत है, इतना आप पढ़ें, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो 10 राजाओं का जो समूह था उसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 क्या थे, 5 जो है वो अनार्य थे, ठीक है। अब मामला क्या था भाई इसमें, मामला ये था दोस्तों कि जो राजा सुदास थे इनके जो गुरु हुआ करते थे, इनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र हुआ करते थे। लेकिन सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को पद से हटा दिया। और विश्वामित्र को पद से हटा करके इन्होंने किसको अपना पुरोहित बना लिया, तो इन्होंने ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। ये ध्यान रखना, 7वें मंडल के रचयिता कौन है, वरिष्ठ हैं, वशिष्ठ हैं। और राजा सुदास के पुरोहित कौन है, तो राजा सुदास के पुरोहित भी वशिष्ठ है ना। तो जब राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया, तो विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने क्या किया, ऋषि विश्वामित्र ने जो है वो 10 राजाओं का एक संगठन बनाया, ठीक है। और 10 राजाओं का जो संगठन बनाया उसी संगठन के माध्यम से इस युद्ध को अंजाम दिया, जिसे हम दासराग युद्ध कहते हैं। 10 राजाओं के साथ यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन कहां मिला है, 7वें मंडल में दिया गया है। और इस युद्ध का विजेता कौन है, तो सुदास विजेता है। कौन विजेता है भाई, जो 7वें मंडल के रचयिता हैं, उनके जो चेले हैं, उनके जो शिष्य हैं सुदास, वही क्या है, वही इस युद्ध के विजेता है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि जो यह 7वां मंडल है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे दासराग युद्ध के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो 10वां मंडल है, 10वां जो मंडल है दोस्तों, ये 10वां मंडल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसको हम कहते हैं पुरुष सूक्त। क्या, पुरुष सूक्त, ठीक है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की रचना की गई है, विराट पुरुष का उल्लेख किया गया। तो पुरुष सूत्र में ही, सूक्त में ही हमें वहां पर 4 वर्ण की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कितने वर्ण की व्यवस्था का, 4 वर्ण की, जिसमें पहला वर्ण ब्राह्मण, पहला वर्ण कौन है भाई, ब्राह्मण। दूसरा वर्ण कौन है, क्षत्रिय, दूसरा वर्ण क्षत्रिय। और तीसरा वर्ण कौन, तो वैश्य। और चौथा वर्ण कौन है, तो चौथा वर्ण है शूद्र, ठीक है। तो इन 4 वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख हमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ यह फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अब यहां क्या लिखा गया है, पुरुष सूक्त में जिस विराट पुरुष की चर्चा की गई है, उस विराट पुरुष के विषय में यह तथ्य है कि कहा गया है कि यह विराट पुरुष, या जो प्रजापति की बात यहां पर की गई है, और कहा गया है कि प्रजापति के मुख से ब्राह्मण का, भुजा और वक्षस्थल से क्षत्रिय का, और मध्य भाग उदर यानी पेट से वैश्य का, और निचले भाग से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों मानव के शरीर के विविध अंगों से इनकी तुलना की गई है, और यह जो तुलना की गई है यह कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, यह कर्मवाद पर आधारित है। ध्यान रखना, किस पर आधारित है, कर्मवाद पर आधारित है। तो समाज में कहा गया कि जो व्यक्ति अध्ययन का, अध्यापन का कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति यज्ञ का कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति ब्राह्मण है। समाज में जो व्यक्ति युद्ध का कार्य कर रहा है, शासन का कार्य कर रहा है, प्रशासन का कार्य कर रहा है, वो क्षत्रिय है। और जो व्यक्ति व्यवसाय का कार्य कर रहा है, व्यापार का कार्य कर रहा है, वो वैश्य है। और वह व्यक्ति जो सेवा का कार्य कर रहा है, सर्विस का कार्य कर रहा है, वो शूद्र है।
ऋग्वेद में देखा जाए तो ऋग्वेद में हमें यहीं पर यह वर्णन मिलता है कि एक ही परिवार के अलग अलग जो लोग थे वो अलग अलग वर्ण के थे। यानी कि ऋग्वेद में हमको यह वर्णन मिलता है कि एक ही परिवार का अलग अलग व्यक्ति, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वह कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। तो उस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो यह तथ्य भी आप ऋग्वेद के विषय में ध्यान रखोगे दोस्तों। साथ ही ऋग्वेद के विषय में यह पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात होती है तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं भाई? तो 2 ब्राह्मण ग्रंथों में पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौशीतकी। कौन है भाई? कौशीतकी, है ना। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला ऐतरेय और दूसरा कौन सा है? कौशीतकी। ऋग्वेद से उपनिषद का प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जब ऋग्वेद के उपनिषद पर चर्चा होगी, आपसे पूछेगा ऋग्वेद के उपनिषद कौन है जो इससे संबंधित है, तो वहां भी आप यही नाम रिपीट करोगे। ऐतरेय नाम का उपनिषद, कौशीतकी नाम का उपनिषद ही ऋग्वेद से संबंधित है। 108 उपनिषद हैं दोस्तों, और 108 उपनिषदों में 2 उपनिषद हैं ऐतरेय और कौशीतकी नाम के भी, तो वो ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऋग्वेद के उपवेद की चर्चा भी आपसे प्रश्न में की जा सकती है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। हालांकि दोस्तों आप लोग इंटरनेट पर विविध माध्यमों पर आप जब सर्च करोगे तो उत्तर कुछ और दिया जाएगा, लेकिन सावधान रहना, ऋग्वेद का उपवेद हमेशा विगत परीक्षाओं में क्या स्वीकार किया गया है? आयुर्वेद। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब हर वेद को पढ़ने के जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो अलग अलग होते थे। तो ऋग्वेद को पढ़ने का ब्राह्मण जो होता था उसको क्या कहते थे, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो आप बताओगे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री या होता कहते थे। क्या कहते थे? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री या होता कहते थे। दोस्तों मेरी इस कक्षा का उद्देश्य आप लोगों को ज्ञान देना नहीं, बल्कि आप लोगों को विषय वस्तु को दोहराना है। तो इसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन तब तक आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जो नए लोग चैनल से जुड़े हैं वो लोग हमें सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित रूप से आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियोस आगे भी मिलती रहेगी। तो जैसा हमने बताया, ऋग्वेद के का जो ब्राह्मण पाठ करता था, जो ऋग्वेद को पढ़ता था, उस ब्राह्मण को क्या कहते थे? उस ब्राह्मण को होत्री अथवा होता कहा जाता था। ये दोनों एक ही शब्द है, दोनों 2 शब्द नहीं है। संस्कृत में होत्री कहेंगे, उसका हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो होता शब्द निकल करके आएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद यहीं पर समाप्त करते हैं। ऋग्वेद के आगे बढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में क्या भौगोलिक स्थिति है ये मैंने आपको बता दिया। ऋग्वैदिक काल का जो साहित्य है, यानी स्वयं ऋग्वेद में क्या है, आपसे जुड़े हुए बिंदु क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली। और अब हम ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। किस पर? ऋग्वैदिक काल की किस स्थिति पर भाई? तो ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति। किस स्थिति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं? ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति क्या है, इस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक मामला क्या था, है ना। तो सबसे पहले राजनीतिक इकाइयों को देख लेते हैं। राजनीतिक इकाई में सबसे निचला जो स्तर होता है समाज में दोस्तों, वो परिवार होता है। तो परिवार को ऋग्वैदिक काल में कुल कहते थे। क्या कहते थे? ऋग्वैदिक काल में कुल कहते थे परिवार को। क्लियर सभी को? और यह जो परिवार था, इसका जो मुखिया होता था, उस मुखिया को कहते थे कुलप। क्या कहते थे? मुखिया को कहते थे कुलप, या इसके लिए कुलपति शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुलपति शब्द भी मिलता है हमें। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे समाज में नीचे इकाई थी वो परिवार थी, जिसको हम कुल कहते थे, और उसका जो मुखिया था
वो कुलप कहलाता था। इसके ऊपर जो इकाई थी दोस्तों, वो कुल यानी परिवार जब मिलेंगे तो ग्राम बनेगा। क्या बनेगा? जब कुल मिलेंगे तो ग्राम बनेगा। और ग्राम का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? तो ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामणी के नाम से जाना जाता था, जिसको आजकल हम प्रधान कहते हैं, है ना, पंचायती राज व्यवस्था में, है ना, संविधान के भाग 9 में जिसका उल्लेख मिलता है। तो ग्राम का जो मुखिया था उसे हम क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। और गांव के ऊपर एक इकाई थी जिसको हम विस कहते थे, है ना। और विस जो था ये लगभग 20 ग्राम का समूह था, है ना। क्या था? 20 ग्राम का समूह था ये। और क्लियर सभी को? और जो विस का मुखिया होता था उसे हम विसपति के नाम से जानते थे। ठीक है, विस का जो मुखिया होता था उसे हम किस नाम से जानते थे? उसे हम विसपति के नाम से जानते थे। और विस के ऊपर जो होता था वो जन था। विस के ऊपर क्या था? जन। और आपसे यदि पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में जन का स्वरूप क्या था, तो आप बताओगे कबीलाई था। क्या बताओगे? कबीलाई था। ठीक है, जन का स्वरूप कबीलाई था। और जो जन का मुखिया होता था उसको हम राजा कहते थे। क्या कहते थे? राजा। तो ये पॉलिटिकल इकाइयां थी। आप ध्यान रखोगे, प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल का मुखिया कौन था? तो कुलप था। कुल क्या है? परिवार है। कुल के ऊपर क्या था? ग्राम था। ग्राम का मुखिया क्या है? ग्रामणी। ग्राम के ऊपर क्या था? विस। विस क्या है? तो विस जो है वो 20 गांवों का समूह है। और विस का मुखिया कौन है? विसपति। और विस के ऊपर क्या था? तो विस के ऊपर जन था। और जन के मुखिया को क्या कहते थे? राजा। अब राजा के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे राजा को विश्वपति भी कहा गया है ऋग्वेद में। क्या कहा गया है? विश्वपति। ध्यान रखना, इसको विश्वपति की संज्ञा दी गई है दोस्तों, है ना। हालांकि इस विश्व शब्द का तात्पर्य हम आधुनिक विश्व से यहां नहीं लगा सकते, लेकिन इसको विश्वपति भी कहा गया है। इसके अलावा राजा के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, वह है ऋतस्य गोपा। माफ करिए, ऋतस्य गोपा मैं गलत बता रहा हूं, है ना। ऋतस्य गोपा वरुण देव को कहा गया है ना, तो वो आगे चर्चा होगी धर्म में। राजा को हितस्य गोपा। राजा को क्या कहा गया है? राजा के लिए शब्द है हितस्य गोपा। ठीक है, गोपा शब्द भी मिलता है और गोपता शब्द भी मिलता है। ठीक है, तो आपसे अगर मान लो पूछ दिया जाता है इन तीनों बिंदुओं में से कोई भी प्रश्न कि ऋग्वेद में हितस्य गोपा, विश्वपति अथवा गोपता किसे कहा गया है, तो वो राजा को कहा गया है। अब गोपता क्यों कहा गया, गोपा क्यों कहा गया? क्योंकि दरअसल ऋग्वैदिक काल में गाय जो थी वही संपत्ति थी। और राजा का जो मुख्य कार्य बताया गया है, राजा का जो मुख्य कार्य बताया गया है वो है गाय के हितों की रक्षा करना। गाय के हित की रक्षा करना ही राजा का मुख्य दायित्व था, मुख्य कार्य था। इसी नाते राजा को हितस्य गोपा की संज्ञा दी गई है, जो जन का मुखिया था, है ना। तो याद रखना दोस्तों, जन का मुखिया राजा, और राजा के लिए ऋग्वेद में जो शब्द है वो क्या है? हितस्य गोपा या हितस्य गोपता अथवा विश्वपति की संज्ञा राजा को दी गई है। अब अगला तथ्य, क्या राजा आधुनिक राजा की भांति था क्या? तो जी बिल्कुल नहीं। राजा का कार्य यहां पे केवल और केवल युद्ध का नेतृत्व करना था। राजा का कार्य क्या था भाई? राजा जो था ऋग्वैदिक काल में, राजा का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? तो राजा का मुख्य कार्य था युद्ध करना। दोस्तों, युद्ध करना ही राजा का मुख्य कार्य था। और युद्ध में राजा जो है वो सेनापति के कार्य को करता था। किस कार्य को? युद्ध में सेनापति का कार्य होता था। और राजा इस काल में दोस्तों चयनित होता था। क्या होता था? राजा का चयन करते थे। क्लियर है ना? कौन क्या होता था? राजा चयनित होता था। राजा का पद ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत नहीं था। राजा का कार्य था गाय के हितों की रक्षा करना, जन की रक्षा करना, अपने कबीले की रक्षा करना। राजा युद्ध करता था और वह युद्ध का सेनापति मात्र था। तो आपका अगला प्रश्न होगा
कि आखिर अगर राजा केवल सेनापति का कार्य कर रहा था तो बाकी प्रशासनिक कार्य कर रहा था, तो बाकी प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे एक शब्द मिलेगा सभा, है ना, एक शब्द मिलेगा समिति और एक शब्द मिलेगा विदथ, है ना, सभा, समिति और विदथ। दोस्तों ये तीन शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों से आपकी परीक्षा में खूब सवाल आते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। विदथ की यदि मैं बात करूं तो इसे आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था माना गया। आपसे पूछा जाए कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन है और उसमें यदि कुछ दो चार ऑप्शन दिए जाएं तो उसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विदथ हो जाएगा। विदथ में होता क्या था, इसको लेकर के विद्वानों के मध्य मतभेद है, लेकिन विदथ में एक तो तथ्य है कि भाई विदथ जो था या तो यह सैन्य विषय पर निर्णय लेने का कार्य करता था या तो ये आर्थिक व्यापारिक क्रिया पर भी निर्णय लेने का कार्य करता था। कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक नियम, क्या सामाजिक नियम के क्षेत्र में भी यह कार्य करता था। और एक विद्वान ने तो यह भी कहा कि नए वधू का जब प्रवेश होता था तो उसके लिए विदथ कार्य करता था। तो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था किसे माना गया है? तो विदथ का माना गया है। और विदथ में कहा जाता है कि संस्था में पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते थे, पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते थे, यानी महिला की भागीदारी भी विदथ में हमको दिखाई पड़ती है। तो ये तथ्य भी ध्यान रखोगे आप लोग, क्लियर है। और यह विदथ उत्तर वैदिक काल में जाकर के समाप्त हो जाती है। हालांकि अथर्ववेद में 25 बार विदथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन विदथ नाम की जो संस्था थी यह ऋग्वैदिक काल में ही उपस्थित है, उत्तर वैदिक काल में जाकर के यह समाप्त हो जाती है। अब सभा और समिति क्या है? तो सभा जो है दोस्तों ध्यान रखना, आपके प्रश्न रिलेटेड बिंदु ये है कि वृद्ध जनों की संस्था थी, है ना। सभा क्या थी? वृद्ध जनों की संस्था थी। इसकी तुलना आधुनिक मंत्री परिषद की तरह की जाती है ना, कैबिनेट जिसको आप कहते हो, मंत्री परिषद, या इसकी तुलना आधुनिक कैबिनेट से की जाती है। और ये संस्था छोटी थी, सभा का आकार छोटा था, ये वृद्ध जनों की संस्था थी। वृद्ध जन का तात्पर्य बूढ़ा आदमी नहीं है, वृद्ध जन का तात्पर्य अनुभव से युक्त आदमी है। और जो समिति की बात आप देख रहे हो, समिति जो है ये आम जन के प्रतिनिधियों की संस्था थी, आम जन के प्रतिनिधि की संस्था इसे बताया गया है। और ये जो समिति है इसके विषय में तथ्य यह है कि इसका आकार बड़ा था और आधुनिक संसद के समान इसे बताया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि राजा जो है वो चयनित होता था। राजा क्या होता था? चयनित होता था। तो आपका एक प्रश्न होगा कि राजा का चयन कौन करता था? तो राजा का चयन यह समिति ही करती थी। समिति का मुख्य कार्य राजा का चयन करना था। राजा का चयन करने का कार्य कौन करता था? तो राजा का चयन करने का कार्य भी समिति ही करती थी। और इन दोनों सभाओं में महिला और पुरुष दोनों को समान भागीदारी ही मिली हुई थी। यानी वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाओं में ध्यान रखना महिलाओं की, स्त्रियों की भागीदारी पूर्णतः थी। क्लियर है। ऋग्वेद में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है, इसको भी ध्यान रखना। आपसे यदि पूछ दिया जाए कि रत्नियों की संख्या कितनी थी तो आप बताओगे इस रत्नियों की संख्या 12 थी। और इन 12 रत्नियों में जो सबसे प्रमुख था वो बढ़ई हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बढ़ई। और ये 12 रत्नी कौन थे? तो विविध शिल्प कर्म को करने वाले जो लोग हुए करते थे उन्हीं को रत्नी कहते थे। और 12 रत्नियां होते थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता था? बढ़ई। और ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जब राजा का चयन होता था तो राजा इन रत्नियों के घर जाता था और हर रत्नी के घर बारी बारी जाकर के उनसे मिलता था। उत्तर वैदिक काल में स्थिति पलट जाएगी, राजा का पद वंशानुगत हो जाएगा, विदथ समाप्त हो जाएगी, सभा और समिति का शासन और प्रशासन पर रोल कम हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? सभा और समिति से महिलाओं को बाहर कर दिया जाएगा। और यह रत्नी के पास उत्तर वैदिक काल में राजा नहीं जाएगा, राजा के यहां रत्नी जाने लगेंगे। यह स्थिति परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल की यह राजनीतिक स्थिति है। तो दोस्तों मैं अब बहुत ज्यादा आप समय नहीं लूंगा, मैं अपनी
कक्षा को यहीं पर विराम लगाऊंगा और आगे मैं ऋग्वैदिक काल के अन्य बिंदु यानी सामाजिक बिंदु पर, आर्थिक बिंदु पर मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।